हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। मैं हूं चंद्रभान। तो इतिहास की हम लोग बात कर रहे थे, प्राचीन इतिहास की सीरीज को लेकर के हम लोग चल रहे थे। और इतिहास की दोस्तों एक परिभाषा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। तो ये चलता रहेगा और इतिहास पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमको परीक्षा पास करनी है, हमने कुछ तथ्यों को रट लिया, अपने मस्तिष्क पटल पर रख लिया, लेकिन हमने उसको एक भी उसका बोध नहीं किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम नहीं हुई। तो अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट बनना है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि एक बेहतरीन स्टूडेंट बनूं, और वही चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको भी कि आप भी एक अगर बेहतरीन स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कि जिज्ञासु बनना चाहते हैं, तो आपको इतिहास को रटना नहीं है बल्कि समझना है। इतिहास क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके समझिए। अगर आपने समझना शुरू कर दिया, यह समझ लीजिए कि आपने अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, सफलता की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया है। तो इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उसको एग्जाम में, हमें एग्जाम देना है इसलिए पढ़ें, बल्कि इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है और इसलिए पढ़ना चाहिए। एज ए देश के एक नागरिक को यह पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया था। और इतिहास हमें यह बताता है, हमें सीख देता है कि जो हुआ क्या सच में उसको दोहराना चाहिए या दोहरानी चाहिए। इतिहास से हम यह भी सीख सकते हैं कि हमें अपने भविष्य में, अपने वर्तमान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भविष्य के प्लान कैसे बनाने चाहिए, हमें अपनी कार्य योजना को कैसे तैयार करना चाहिए। इतिहास हमें यह भी बताता है कि हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और सभ्यता को ना भूलें। इतिहास हमें यह भी बताता है कि हम इतिहास से सीख करके, उसमें परिवर्तन करके वर्तमान के अपने समय को बदल सकते हैं, महान बना सकते हैं। तो इतिहास एक पूरी कहानी है, एक इतिहास वो पूरी कहानी है जो हमें यह सीख देती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास के वो राजा जिन्होंने गलतियां की, उनका परिणाम उन्हें मिला, हमें उनको भी पढ़ना चाहिए। इतिहास के वो राजा जिन्होंने, इतिहास के वो शासक जिन्होंने इतनी बड़ी महान उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे वो अशोका द ग्रेट हों, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हों, पृथ्वीराज चौहान हों, आदि आदि। ऐसे महान शासकों से भी हमें यह सीखना चाहिए कि किस तरह हमको अपने देश को एक यूनिट में, एक अखंड रूप में कैसे स्थापित किया जाए। लोग तो अपना परिवार नहीं चला सकते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े महान राजाओं ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, तो सोचिए कोई आसान बात नहीं रही होगी। तो इतिहास एक सीखने की चीज़ है, एक सीख देता है एक विषय के रूप में। और हम एक अध्याता हैं और हम एक अध्ययनकर्ता स्टूडेंट हैं, और हमें निरंतर इन सब्जेक्ट से, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, विज्ञान हो, इन सब की आपस में कनेक्टिविटी को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग करते हुए अध्ययन करना चाहिए। और जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया तो हमें बहुत सारा काम जो है आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो वही पंक्तियां मैं फिर दोहराता हूं कि हमें पढ़ना चाहिए इसलिए ताकि हम सीख सकें, और हम सीखते इसलिए हैं, हम सीखें इसलिए ताकि हम समझ सकें, और हम समझें इसलिए ताकि हम उन्नति कर सकें, हम विकास कर सकें। ये हमारा ध्येय, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भले ही मैं आपको कम संसाधन में चीज़ों को उपलब्ध कराता हूँ, पर जो भी मैटर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो भी कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो आपके हित में हो, आप कम से कम कंफ्यूज ना हो, और थोड़ा बहुत आपके मन में अगर किसी चीज को लेकर के संदेह है तो वो संदेह खत्म हो। तो आइए आज के इस वीडियो में उसी सीरीज को बढ़ाते हुए, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात कर रहे थे, उन्हीं स्थलों को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो स्थलों की बात करेंगे। एक स्थल है रोपड़ और दूसरा स्थल है बनावली या बनावली। रोपड़ जिसे वर्तमान में रूपनगर भी कहा जाता है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ये सतलज नदी के किस तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है, और ये जो भारत का पंजाब है वहां पर स्थित है, क्योंकि एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। पंजाब का बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय पंजाब का भी काफी सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान में गया था,
जिसे पाकिस्तान का पंजाब बोलते हैं, और कुछ हिस्सा हमारे भारत में रह गया था। तो भारत के पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ या वर्तमान का जो रूपनगर नामक नगर है वो स्थित है। ठीक, इसकी खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले ब्रजवासी लाल ने 1950 ईस्वी में इस जगह का उत्खनन करवाया, और उसके पश्चात व्यापक रूप से इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया 1953 से लेकर के 1955 तक। ठीक है, यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं इस पुरातात्विक स्थल से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर है बहुत। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला स्थल कौन सा है पुरातात्विक स्थल जिसकी खुदाई की गई थी, तो वो था रोपड़। 1950 ईस्वी में इसकी सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। हालांकि जब हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में खुदाई करवाई गई थी, लेकिन यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई करवाई गई थी। यहां से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते का भी शव प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि मानव के सामाजिक जीवन की स्थिति भी पता चलती है कि कुत्ता जो है उस समय के मानव का एक पालतू पशु रहा होगा और कुत्ते से लोग प्यार करते होंगे, इसीलिए कब्र के साथ में कुत्ते का भी शव प्राप्त होता है, ऐसा मान सकते हैं। मृदुभांड, चूंकि हर एक जगह से मृदुभांड की जो है खोज होती है, हर जगह से मृदुभांड मिलते हैं, और सिलखड़ी की मोहर भी यहाँ से प्राप्त होती है। सिलखड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती है, उसी की मोहर जो है यहाँ से प्राप्त होती है। एक छुरा भी मिलता है, उस तरह भी मिलता है यहाँ से, और तांबे के बाणाग्र अर्थात जो बाण का नुकीला वाला आगे का हिस्सा होता है, इसे बाणाग्र कहते हैं। बाण के आगे का हिस्सा वो भी यहां से प्राप्त होता है। किस धातु का बना था? तांबे का। और चट नामक पत्थर के बटखरे, बटखरे का मतलब क्या होता है? बांट, वो भी मिलते हैं, और इसी पत्थर की कुल्हाड़ी भी प्राप्त होती है। तो हमें रोपड़ से ये कुछ जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। आगे नेक्स्ट हम बनावली या बनावली नामक स्थल की बात करते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है कि हरियाणा का एक जगह है फतेहाबाद, ये वर्तमान के हिसार जिले में पड़ता है, और यहाँ पर बनावली जो है सूख चुकी सरस्वती घाटी में स्थित है। ठीक है, जहाँ वर्तमान में घग्घर नदी बहती है। बहुत सारे बुक्स में आपको रंगोई नदी भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? रंगोई नदी। याद रखिए, रंगोई नदी। एक उपिंदर सिंह है, एक उपिंदर सिंह एक इतिहास के लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है कि ये जो स्थल है बनावली वो हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये रंगोई कोई नदी नहीं है, बल्कि ये घग्घर से निकला हुआ एक नाला है। क्या है? घग्घर नदी से निकला हुआ एक नाला है, जिसे इन्होंने नदी नाम दिया हुआ है रंगोई को। हालांकि इस बात को भी आप याद रखिए, एग्जाम में हो सकता है कि यहां पर रंगोई नदी को भी विकल्प दे दिया जाए। तो रुपिंदर सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि रंगोई नदी के किनारे ये स्थित है, जो कि घग्घर से निकला हुआ एक नाला है। वर्तमान में सरस्वती तो नदी है नहीं, उसकी जगह पर घग्घर बहती है, और घग्घर से ही एक नाला निकलता है रंगोई, जैसे ये रंगोई नदी नाम देते हैं। तो हो सकता है बुक्स में आपको ये नाम भी मिल जाए। विशेषताओं की बात करते हैं इस जगह की, तो इस नगर को तारांकित भागों में बांटा गया था, और मतलब यहाँ की जो सड़कें थी वो तारांकित भागों में विभाजित थी, और सैंधव संस्कृति के अर्थात हड़प्पा संस्कृति के तीनों जो स्तर हैं, अर्थात प्राक सैंधव मतलब पूर्व हड़प्पा, विकसित सैंधव या हड़प्पा कालीन, और उत्तर सैंधव का मतलब है हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा कालीन। हड़प्पा की बात का समय के यहाँ जो है साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। खोजकर्ता की बात करें तो रमेश सिंह बिष्ट ने 1973-74 ईस्वी में इस बनावली नामक स्थल की खोज की थी। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसको भी देख लेते हैं। दुर्ग तथा निचला नगर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए हैं, अर्थात जिस तरीके से लोथल में हमने देखा था कि एक ही प्राचीर के अंदर दुर्ग टीला और जो आपका आवास वाला नगर था वो एक ही प्राचीर में घिरे हुए थे, उसी तरह से बनावली में भी मिलते हैं। धोवन पात्र यहाँ से मिला हुआ है, अर्थात वाश बेसिन, वर्तमान का जो वाश बेसिन है वो भी यहां से प्राप्त हुआ है। सोने, लाजवर्द, लाजवर्द दोस्तों एक तरीके का नीला मणि होता है, नीला पत्थर होता है, जिसको लोग अंगूठियों में पहनते हैं। तो हमारे यहाँ जो है इन मणियों का व्यापार बहुत प्राचीन समय से सिंधु घाटी सभ्यता से होता आ रहा है। तो लाजवर्द एक तरीके की एकाएक पत्थर होता है, नीले आकार का पत्थर होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। और कार्नेलियन जो है वो लाल कलर का एक पत्थर होता है। तो लाजवर्द, सोना व कार्नेलियन पत्थर के जो है मन के का मतलब क्या है?
आभूषण मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं। तो इसके मनके भी प्राप्त होते हैं हमें कहां से? बनावली से। मिट्टी का बना हुआ हल भी प्राप्त होता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि जौ के साक्ष्य तो कई जगह से मिले हुए हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल से अच्छे किस्म के जौ के दाने मिले हुए हैं, तो दोस्तों वो स्थल क्या है? बनावली या बनावली। तो याद रखिए, अच्छे किस्म के जौ के दाने कहां से प्राप्त होते हैं? बनावली, हरियाणा से। चांदी के 2 मुकुट भी यहां से मिलते हैं, अग्नि वेदियां मिली हुई हैं, लघु नारी मृद मूर्तियां भी मिली हुई हैं, और सोने की परत चढ़ी कसौटी भी यहां से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इन 2 नगरों के बारे में हमने जाना। अब ज्यादा जो है नगर रह नहीं गए हैं, ज्यादा स्थल रह नहीं गए हैं इंपॉर्टेंट, जिन पर हम लोग बात करें। जो और कुछ बचे होंगे उन पर बात करने के बाद हम लोग पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जो वहाँ की सामाजिक स्थिति थी, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में हम किसी एक वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद फिर ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हो जाएगा। पतन की बात लास्ट में कर लेंगे कि किस तरीके से इस सभ्यता का पतन होता है, और उसके पश्चात फिर हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।